Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Paratrooper Shamraj, who have served in the Army in the Parachute Regiment. And in this interview, we'll try to understand his journey of within Indian Army, life within Indian Army, and after it from him. So thanks a lot for coming on this interview, sir, and welcome. Jai Hind. Thank you. Thanks for this opportunity. तो श्याम सर, if you can tell us, जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, तो उस टाइम पे क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया टू जॉइन द इंडियन आर्मी बैक देन? उससे पहले मुझे छोटा सा जो कहानी बताना पड़ेगा। हाँ. क्योंकि बाकी सबकी जैसे ही छोटी सी गांव, गरीब फैमिली, ये सब सही है, वैसा ही है। क्योंकि ना हम सोने के चम्मच लेके या सिल्वर प्लेट में खाना नहीं खाया। मेरे पापा स्कूल अटेंडर थे और एक टेम्पल में कुक का भी काम करते थे। तो गरीबी तो बहुत ज्यादा था और दूसरे के घर पे जाके टीवी देखते थे। 1988 90s के टाइम पे जो परमवीर चक्र आया था, तो वो मैं देखता रहता था। उसके साथ साथ महाभारत एंड रामायण, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन के लिए वही नहीं है। आजकल के जनरेशन में सिर्फ यही स्मार्टफोन। उस वजह से ये जो पैट्रियोटिज्म या फिर वो जो पुराने कथा, ये सब सुनाने वाले ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी अटैच नहीं है। तो हमारे साथ वो सब था। तो जाने के लिए सबसे पहले मोटिवेट वही है, वहां से शुरू हुआ। ठीक, ओके। तो सर, आपने जो पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया, फिर आपने 21 पैराशूट ज्वाइन किया, तो वो कैसे था और आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ प्रोबेशन? क्योंकि हमने प्रोबेशन की काफी सारी वीडियोस देखी है, स्टोरी सुनी है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था व्हेन यू जॉइन 21 पैराशूट? हाँ, पहले पैराशूट रेजिमेंट गया था। मैं वो डीएससी सेंटर से रिक्रूट भर्ती हुआ था, कैननूर डीएससी सेंटर। ओपन रैली भर्ती था, तो वहां से मैं गया। एक्चुअली ये जाने के लिए कारण, मैं मेडिकल में जॉब करता था। उस टाइम पर पेपर का एक कटिंग में आया था, ऐसे ओपन रैली है वहां पर। और गांव में इस टाइम जैसे सोशल वो जो वेबसाइट्स हो या इंटरनेट, ये कुछ भी नहीं था। ना टीवी घर पे है, ना बिजली है। केरोसिन के लैंप पे पढ़ाई करता था। और वही जो टाइल्स का जो रहता है ना, ऊपर पानी टपकता रहता है। यहाँ पर सोते टाइम पर पानी टपकेगा, फिर वहां पर चटाई खींचेंगे, फिर वहां पर सोएंगे, ये था। और इंटरनेट का जो फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से कोई गाइड करने वाला भी नहीं। पेपर का कटिंग देख के जो कैननूर डीएससी में गया, वहां से मुझे कैलिकट ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस लेके गए। वहां पर हम लोग कुछ ग्रुप्स बने थे, जो मलबार साइड वाले। तो केरला वाले को सबको हिंदी लिखना आता है, बट बोलना नहीं आता था। तो उस वजह से मैं वहां पर पहले ही हिंदी सीखा हुआ था, इसलिए एक लीडर टाइप का बन गया। और बाकी सबका जो तंबी पार्टियों का लीडर बन गया वहां पर। इस वजह से जो रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, एक मेजर अलाम सर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कहाँ जाना है, कौन सा रेजिमेंट। एक्चुअली कुछ भी पता नहीं था, एक शून्य से आया हुआ जैसा। तो उनको सीधा बता दिया, टाटा 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 एडवेंचर चाहिए कुछ, बस इतना ही बताया। तो बाकी सबको जो ट्रूप में जो ग्रुप थे, उनको सबको एमईजी में भेज दिया और मुझे पैराशूट रेजिमेंट में। और पैराशूट रेजिमेंट में जाने के बाद वहां से शुरू हुआ जो सही कहानी। गांव से वैसे रफ एंड टफ सब कुछ था, रफ एंड टफ थे, फिजिकली या मेंटली या कोई भी चीज में। जो गांव में जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कंपटीशन वगैरह होता है, उसमें काफी सारे काफी सब कुछ जीते हुए थे। तो आर्मी में जाने के बाद वो मुश्किल नहीं हुआ, बट आर्मी जो लैंग्वेज कहने के लिए बहुत बुरा लगता है। अब बस पता होगा आपको, जो गालियां हैं, सबसे पहले जब गालियां सुनाई देता है तो काफी मुश्किल होता था। और आर्मी का जो ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंट वैसे ही टफ है। वहां पर जाने के बाद ये पता चला। वो जो 1 साल का ट्रेनिंग के बाद फिर कमांडो प्लाटून बनके, हमारे जो प्लाटून कंप्लीट जो 3 कंपनियां है,
जंगल, हजबीर एंड एसटी, तीनों कंपनियों को इकट्ठा करके उनमें से कुछ सेलेक्टेड जो अराउंड 62 लोग थे, हमें पैरा कमांडोज के लिए वहां से SFTW भेजा गया, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग विंग, नाहन में था उस टाइम पर जी। वहां पर 1 महीने का ट्रेनिंग किया, उसके बाद हमें अपना अपना यूनिट में पैनलिंग कर दिया, तो मेरा नाम आ गया 21 में। हम लोग कुछ 17-18 लोग थे, और वहां पर 21 में गए जोराट, बेंगलोर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सीधा जोराट, और जोराट में जाके 1 महीने करते करते कारगिल का जो ये चल रहा था, तो हमें प्रोफेशनल्स को वहां से सीधा वैली उठा के लेके गए। फिर जो 1 महीने वैली पे चला, तो 3 क्लाइमेट में 3 जगह पे, तीनों अलग अलग क्लाइमेट है, तीनों अलग अलग जगह पे उस बॉडी को उस टेम्परेचर के मुताबिक वो फोल्ड करके फिर वहां पर ट्रेनिंग हो रहा था। टफ मतलब एक्सट्रीम लेवल था वो। ओके सर, आप जब पहले कॉम्बैट में गए थे तो तब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप बताए आप कंप्लीट सिविलियन थे, तो जब पहली बार आप पूरी टीम के साथ गए हुए हो 5 और 6, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका अपनी टीम के साथ? कमांडो प्रोविजन का जो लास्ट जो महीना था, वो कुपवाड़ा के चक्की गांव के साइड में था, और उस टाइम पर 99 में चक्की गांव इतना मिलिटेंसी हाई था वहां पर, आपने सुना भी होगा, और जो भी व्यूअर्स है वो सब सुने होंगे, काफी ज्यादा। जैसे हम लोग शिकार के लिए जब राजा पूरे अपना टीम को लेके कभी जंगल में जाता है और शिकार करके आता है, वैसे ही उस पहाड़ियों में भी, दोरसिन हो या कोई भी हो, पहाड़ियों में जाएंगे तो शिकार करके ही आते थे, कभी कभी शिकार भी बन जाते थे। तो फर्स्ट जो था कमांडो प्रोविजंस के टाइम पर ही हमें जो एक एक टीम में जो हमें 4-4 लोगों को बांटा गया था, तो मुझे शरद कवलकर, आदेश श्याम, में शिविंदर, इन सब का सब नाम अभी भी याद रखता हूँ। हम सबको एक टीम में भेजा गए थे, और उस टीम पे फर्स्ट ऑपरेशन था, काफी मैं ज्यादातर उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, बट था बहुत ही खतरनाक, और उसमें 2 मिलिटेंट, आई थिंक, यस 2, बट हमारा कैजुअलिटी नहीं था, लेकिन 72 आवर्स का था वो। तो जो स्टार्टिंग में बर्फ के ऊपर, क्योंकि जनवरी महीने का था, बर्फ के ऊपर स्टार्टिंग में इस ठंडी के साथ जो खाना भी कम, पानी भी नहीं, तो ये सब कमांडो ट्रेनिंग का जो असली जो ट्रेनिंग वहां पर हुआ था, वो काफी मजेदार था, काफी मजेदार। गॉट इट सर। सर, आपने मेरे को बताया था आपका जो पैराट्रूपिंग एक्सपीरियंस था और इवन फ्री फॉलिंग, तो विद इन ट्रेनिंग आपने पहले पैराट्रूपिंग की होगी, उसके बाद देन यू वेंट फॉर फ्री फॉल, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने जंप किया आउट ऑफ अ प्लेन? फर्स्ट जो हमारे जो पैराशूट रेजिमेंट के जो ट्रेनिंग होने के बाद जब हम यूनिट में भेजा गया कमांडो कोर्स के लिए, तो कमांडो कोर्स के बाद हमें पैरा जंप्स के लिए भेजा था। तो पहले हमने पैरा जंप PTRM जो पैराशूट से जो हमने पैरा जंप किया था 1500 फीट से, जैसे तो फर्स्ट जंप जो ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद 15 डेज की जो GT ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद जब फर्स्ट जंप था, तो कुछ पता नहीं था, वो तुक्का लग के जाता है ना, बोलते हैं, बस हो गया वो, मतलब येलो ऑन ग्रीन ऑन, डुम 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 डुम, बस सबका पैराशूट खुल गया, आराम से आगे। सेकेंड जंप में सबका फट रहा था, क्योंकि जब बैठते हैं सब AN-32 में, आपस में जब चेहरा देख के बैठते हैं, तो सब अपने आप दिखाते हैं, यस मैं तो काफी अभी शेर हूँ यहाँ पर, लेकिन पसीना उसी AC के अंदर भी सबका पसीना निकल रहा था हेलमेट के बीच में से, तो आपस में सब अपना अपना मन की बात बता सकते थे मन से, कि सबको डर है। वो PTRM इससे जंप करने के लिए सेकंड थर्ड तो 5 जंप्स वो काफी मतलब चढ़ते चढ़ते हमारा भी निकल जाता था, बट उसके बाद स्काईडाइविंग कोर्स ये कुछ अलग ही है। मैं स्काईडाइविंग कोर्स के लिए गया था भूटान जाने
से पहले, यस। और उसमें जो पहले कोरियन पैराशूट से होता है जंप 3000 फीट से, क्योंकि हमारे वो जो हेजिटेशन दूर करने के लिए वो अपने आप हमें जंप करना पड़ता है। बाकी फिर हैप्स पैराशूट से शुरू होता है 5000 फीट से। तो जंप्स काफी अच्छा हो रहा था, कोर्स भी अच्छा हो रहा था आगरा में, और ड्रॉपिंग जोन था मलपुरा। काफी सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, बट 15th जंप में मेरे काफी जो क्लोज फ्रेंड मेरा जो है शीशन सिंह, पैराट्रूपर शीशन सिंह, उसका उसमें हैप्स जो हैप्स से हॉर्स शू जो इमरजेंसी होके उसका उसमें डेथ हो जाता है। तो ये फर्स्ट जो लाइफ में फर्स्ट ये था मेरे जो कड़वा एक अनुभव। तो उसी इसमें काफी दिन डिप्रेस में ही था, क्योंकि काफी क्लोज फ्रेंड था वो, गुरदासपुर का था, पंजाब का, शीशन सिंह। बट वो काफी मन में लग गया वो। फिर उसके बाद मैं और एक उस टाइम पर नायक थे NI गंगन, हम दोनों हैंडअप कर दिया। डर से नहीं, दिल से बता रहा हूँ, डर से नहीं, बट मन पे क्या जंप करना है अभी, 15 हो गया, सिर्फ वो स्काई डाइविंग का वो जो बैज लगाना बाकी था, वो स्काई डाइवर है बोल के, बट एक्सपीरियंस तो है, हो गया सब कुछ। तो वो था, वो काफी पेनफुल था। Got it. सर, आप ऑपरेशन पराक्रम में भी थे और कारगिल में भी, तो आपका आपकी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पे? क्या क्या लर्निंग्स थी, क्योंकि आप टीम में ऑपरेट कर रहे थे, लीडरशिप होगी आपके साथ जो टीम में थे, तो क्या क्या चीजें आपने देखी सीखी विच यू थिंक यूथ को पता चलेगा तो दे विल आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स? कारगिल में हम लोग प्रोफेशनल्स थे, इसलिए हमें आगे जाने नहीं दिया था, हम लोग उसमें नहीं थे। पार्टिसिपेट सिर्फ यूनिट का पार्टिसिपेशन था, हम लोग आगे नहीं गए थे। बाकी उसके बाद था औपरक्षक। औपरक्षक अब सोचिए, कारगिल या 71 वॉर, ये सब कुछ क्या था, फ्रंट टू फ्रंट, मतलब सामने से सामने। हमें ये तो पता है सामने से है दुश्मन या वहां से है दुश्मन, बट ये जो औपरक्षक, ये जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, इसमें 360 डिग्री से कहीं से भी आ सकता है। हमें कुछ उस पहाड़ी के बारे में पता नहीं, या उस जगह के बारे में पता नहीं, कहीं से सोर्सेस मिलता है, और हम अपना ब्रीफिंग सब कुछ होने के बाद स्मॉल एक छोटे छोटे ट्रूप में, क्योंकि कमांडो ऑपरेशंस आप सुना होगा, छोटे छोटे ट्रूप में, बाकी सबके जैसे जो पूरे बटालियन लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक स्किल होता है, वही है कमांडो। छोटे छोटे ट्रूप में जब ऑपरेशन के लिए जब निकलते हैं 48 आवर्स के लिए या 24 या 72 आवर्स के लिए भी, जब जाने के बाद हम लोग यदि अम्बुश लगाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले काउंटर अम्बुश भी हो जाता है। तो सोचिए 360 डिग्री से कहीं से भी फायर हो सकता है। तो वो ऑपरेशंस काफी, मतलब बोलते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे खुला रहना चाहिए। मतलब ये मिनट या एक सेकंड के लिए नजर हटी, जो गाड़ी के पीछे लिखते हैं ना, दुर्घटना घटी, यही है। उस ऑपरेशन रक्षक में भी था, और वहां से वो होने के बाद जब हम जोराट गए थे, लोकेशन वही था, तो ऑपराइनो भी था वहां पर। तो ऑपरेशन 3-4 था, उसके बाद वो पराक्रम हुआ था। तो एक्सपीरियंस काफी सारे हैं। स्काउट एंड गाइड बन के भी जाता था, टैलेंट चार्ली भी जाता था। उसके बाद मुझे LMG समा गया, क्योंकि सपोर्ट में LMG का भी काम करता था। और पहाड़ी चढ़ने के टाइम पर 17,000 या 18,000 फीट जब चढ़ने के रात को अंधेरा में, कोई रास्ता कुछ पता नहीं या टॉर्च कुछ नहीं, सिर्फ नेविगेशन के लिए नोगा साइट्स या नाइट विजन गॉगल्स या यूज करते हैं। जब जाते टाइम पर वेपन तो अपना है ही, एम्यूनेशन तो है ही, मैगजीन सब कुछ, उसके साथ साथ खाना भी, उसके साथ अपना एक्स्ट्रा वेपन RL हो या LMG हो, ये भी, या AGL हो। तो सोचिए इतना वेट लेके, रास्ता है ही नहीं पहाड़ियों के जो जंगल में, जब निकलते टाइम पर साइड में खाई है या इस साइड में सांप है या मिलिटेंट सामने बैठा है, कुछ अता पता नहीं। तो बैचलर है, गर्म खून है, तो जोश तो भरा हुआ था, भरपूर के।
सर अगर आप बता सकते हैं, हम लोग स्पेशल फोर्सेस कहते हैं यहाँ पे, गरुड़ हो, मार्कोस हो या फिर पैरासफ वाले, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो मतलब इन्हें स्पेशल बनाती है कि हम इन्हें स्पेशल फोर्सेस कहते हैं? आप भी स्पेशल फोर्स का बंदा बन सकते हो, कोई भी जो जितना यहाँ पर भी विवश है सब बन सकते हैं, क्योंकि जब हम माँ के पेट के अंदर जाने से पहले ही हम फाइटर थे। 3 इडियट्स की जैसा सुना होगा, काफी सारे जाने के बाद उसमें ये क्या 2 सफल होता है, तो वहां पर ही वो स्पेशल फोर्स सिपाही बन गया। उसके बाद जब वो माँ के पेट से जब आ जाता है तो ऊपर वाला भी ठूस ठूस के भरा रहता है, हमारे जो सिर के अंदर भर के बेचते हैं कॉन्फिडेंस नाम का जो चीज सबके अंदर भरा रहता है, बट यही है वो अंदर से निकालने की क्षमता, वो है स्पेशल फोर्स में सिखाया जाता है। एक्सट्रीम लेवल के जो ट्रेनिंग है, किसी को भी आप दे दो वो ट्रेनिंग, मतलब एक इतना बड़ा पत्थर एक शिल्पी के हाथ में दिया तो वो शिल्पी उसको अच्छी तरह से बना के एक शेप में बना देता है। वैसे ही एक लड़के को, एक टीनेज बॉय को स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग में आप भेज दोगे तो मोल्ड करके उसको एक कमांडो बना देंगे। जो कमांडो नहीं बना, अनफिट हो गया, वो दूसरी जगह पे चले जाएगा। जैसे शिल्पी का हाथ से कभी कभी टूट जाता है जो पत्थर, तो वो निकल जाता है अलग, वैसे ही तो वो स्पेशल फोर्स में एक बार आ गया तो हर एक दिन स्पेशल है, हर एक दिन स्पेशल होता है। सर मेरे को बलिदान बैच दिख रहा है, तो अगर आप बता सकते हैं व्यूअर्स को क्या उसका मतलब सिग्निफिकेंस है, कब ये मिलता है, एंड हु कैन एक्चुअली वियर दैट? एक संस्कृत का वर्ड है बलिदानम परम धर्म। जो बलिदान होता है वो अपना, फौजी का एक सच में एक वर्ड है विजय या वीर गति, वो है बलिदान का जो असली विजय या वीर गति। हम फौज में आते हैं उसी के लिए, कसम जब हम खाते हैं तो उसमें यही बोला जाता है विजय या वीर गति, इसी चीज का है बलिदान का भी। सैक्रिफाइस का जो सबसे बड़ा चिन्ह है ये, तो उसको जब हम अपना हार्ट के पास जब लगा के जाते हैं तो अपने आप वो जो जोश हमारे अंदर, वो जो दवाई अपने आप जब लगा हुआ जैसा लगता है, क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो शक्ति। मेरा जब इंजरी होने के बाद जब 3.5 years जब सोया था बेड पे, तब भी बस माइंड में यही था, मुश्किल वक्त कमांडो शक्ति। वही बोलते बोलते आज भी वही बोल के 19 years से व्हील चेयर में बैठ के जीवन अच्छी तरह से बिता रहा है। सर अगर आप बता सके, आपको जब इंजरी हुई थी, दैट वाज जब आप ऑपरेशन पराक्रम के बाद वापस यूनिट की तरफ आ रहे थे, तो उस टाइम अगर इफ यू कैन नरेट इट कि क्या हुआ था एंड हाउ डिड यू मैनेज टू रिकवर आफ्टर दैट, क्या जर्नी रही है आपकी? उससे पहले मुझे थोड़ा सा और मुझे बताना है। मेरे सिस्टर की शादी के लिए जून महीने में मैं छुट्टी लेके गया था। एक्चुअली छुट्टी उस टाइम पर किसी को देते नहीं, ऑपरेशन पराक्रम वो मतलब लॉन्च हुआ था। सिस्टर की शादी, घर का जो मैंने जो नया घर बनाया था उसका हाउस वार्मिंग, ये सब जून 2002 की बात है। शादी सब कुछ करके हरा भरा जो घर वो सब बन के मैं अब वापस आया था। उस टाइम पर मेरे टीम कमांडर थे, उस टाइम पर मेजर थे, बट अभी कर्नल सुबिन सर रिटायर्ड है, तो उनका मुझे सामान मुझे कूनूर तक पहुंचाना था। वो पहुंचा के फिर मैं एयरफोर्स हॉस्पिटल बेंगलुरु जाके मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन का, जो मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था उसका कैटेगरी जबरदस्ती अप करा के, वो बोलते हैं ना जब कुछ होना है तो होता ही है, वो लिखा हुआ है तो वो मतलब होता ही है। नहीं तो मुझे क्या जरूरी था उस अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता उसको कैटेगरी अप कराने की। तो वो सब स्टार्टिंग है वहां से। चिंगारी जब लगता है तो एयरफोर्स बेंगलुरु एयरफोर्स हॉस्पिटल से कैटेगरी अप करा के वापस मैं वैली में गया था, और वहां से आईबी तक गाड़ी में जाके आईबी से काफी चलना पड़ता है जहां हमारा लोकेशन था, काफी अराउंड 4 to 5 hours, 5 hours, यस
जाने के बाद हमारे लोकेशन हम पहुंचते। वहां पर कुछ इंजरी हो गया तो फिर उस टाइम पर काफी मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल सामने पाकिस्तान के क्रुद पोस्ट, लौसर पोस्ट बिल्कुल सामने दिखता था। तो आप सोचिए कहाँ पर होगा हमारे एरिया। उस जगह में जो अपने यूनिट के मेजर बनराल सर, वो जो मैटेड हुए थे हमारे सामने ही हुए थे। उसमें एक पैराट्रूपर घनश्याम दा भी काफी बर्स्ट फायर हुआ था उनके ऊपर, काफी ज्यादा इंजर्ड थे वो। ये उसी जगह पे हुआ था। फिर वहां से पूरे ऑपरेशन सब कुछ खत्म होके हम लोग वहां से लोकेशन चेंज कर रहे थे। हमारे गाड़ी में जो स्टैलियन था, उस गाड़ी में डाइटन, जो डाइटन कहते हैं, उस गाड़ी में 15 में यस 15 कमांडोज थे हम। 2-3 गाड़ी आगे पीछे कॉन्वॉय जैसे निकलता है, निकल गए। 8 सेक्टर के पास एक बार हम रुके थे, वहां तक मुझे याद है। वहां पर एक बार गाड़ी रुका था, थोड़ी देर के लिए सब उतर गए थे, फिर वापस हम चढ़ गए। फिर आगे जाते ही एक आवाज आया, गाड़ी 400 मीटर, नॉट फीट, 400 मीटर नीचे एक बड़ा सा खाई में जाके गिर गया। Okay. फिर मैंने आंख खुला था 1 महीने के बाद श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में। कहानी उतना देर तक का मुझे बाकी सब ने बताया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये सब मुझे बताया था किसी ने। उसमें से हमारे जो 15 में से 9 उस टाइम पर स्पॉट डेथ मार्टेड हुए थे। मेरे काफी क्लोज, क्योंकि कमांडो मोहम्मद अत्ताउला ये मेरा क्लोज था, दोनों करते थे और मुझे काफी वो अच्छा से गाइड करता था। और अपना टीम कमांडर थे उस टाइम पर मेजर सुधीर सर। तो ये सब मतलब इतना इतना झटका लगा, क्योंकि आप सोचिए मतलब 7 ही 9 लोगों का मैटर इन्फॉर्म, ये उस टाइम पर एक्चुअली जब मैं बेड पे था मुझे किसी ने बताया नहीं। 1 महीने श्रीनगर के बाद मुझे, जैसे मैं वहां से कोमा से उठ गया था श्रीनगर में, तुरंत मुझे वहां से दिल्ली R&R शिफ्ट किया गया। और दिल्ली R&R में 5 मंथ्स था। बट बोलते हैं ना, जो सड़ जाता है वैसे सड़ गया था दिल्ली में, क्योंकि श्रीनगर में 1 महीने में ही मेरा, ये देखिए ट्रैकियोस्टमी सब कुछ, क्योंकि मेरा लंग्स कोलैप्स हुआ था। तो वो सब करके वहां से ही मुझे पैक करके भेजने की जगह पे सीधा लिटा के मुझे भेज दिया भाई एयरलिफ्ट सब कुछ। क्योंकि इंडियन आर्मी कभी अपना फौजी को पीछे नहीं छोड़ते, चाहे वो वेजिटेबल बन जाए, फिर भी इंडियन आर्मी उनके साथ हमेशा रहता है। इसलिए घर कहता हूँ अभी। तो मुझे आर्मी हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली R&R। वहां पर 5 मंथ्स था, 2002 नवंबर से लेके 2003 अप्रैल तक। बट वो था मेरा लाइफ के सबसे हॉरिबल जो डेज, क्योंकि 2 कार्डियक अरेस्ट हो गया और बेडसोर हो गया कंप्लीट पीछे, क्योंकि हाईटेक हॉस्पिटल सब कुछ है, बट एक बेडेडन, कंप्लीटली बेडेडन था। कुछ नहीं था, ये हाथ वगैरह हिलता ही नहीं था, गर्दन इतना हिलता था। बट ये देखिए ये पूरे ट्रैक्शन सिर पे जो स्क्रू लगा के ट्रैक्शन लगा के 6 kg वेट, क्योंकि मेरा जो स्पाइनल कोड इंजरी है C4 C5 C6 D4 D5 D6 मल्टीपल इंजरी है, एंड मतलब कंप्लीट गया है वो। तो उसमें एक क्वाड्रिप्लीज है, एक स्पाइनल कोड इंजरी का जो लाइफ में बाकी काफी सारे प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि ये मेरा सेंसेशन की जगह यहाँ से अपर लेवल T1 लेवल, इसके नीचे कंप्लीटली मेरा सेंसेशन नहीं है, हाथ में भी सेंसेशन नहीं है। इसलिए उठा सकता हूँ बट होल्ड नहीं कर पाता, गिर जाएगा ये है। और वहां पर 5 मंथ्स के बाद अब सड़ गया ये, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आते थे मेडिकल स्टाफ के अलावा, जो डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स या मेडिकल स्टाफ के अलावा और कोई भी मेरे पास नहीं आते। मेरे मेरे साथ जो बंदूक पकड़े हुए लोग, वो मेरे देखभाल करते थे। नाम अच्छी तरह से मैं उनको याद करता हूँ, किल्लेदार, शरद कवलकर, राधेश श्याम, होशियार सिंह, विनय, ये सब ने मेरा इतना अच्छा देखभाल किया है, नहीं तो आज श्याम आपके सामने नहीं होगा। ये सब उनके देन है, और मेडिकल स्टाफ के तो स्ट्रगल उन्होंने काफी किया है मुझे बचाने के लिए। और आखिरकार वहां से मुझे MH खड़की लाया गया।
3 years कड़की में स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर के अंदर लेटा रहा। बट वहां पहुंचने के बाद जो बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट, क्योंकि तब तक आईसीयू में ऊपर सिर्फ वो जो स्क्वायर वो जैसे गिनती करता रहता था और कितना दिन में मैं मर जाऊंगा, बस यही मन में सोचता रहता था। क्योंकि इस कंडीशन में जी के क्या फायदा है, वो था। और जैसे कड़की पहुंच गया, कड़की जो एमएच है उसको नेक्स्ट कॉम्पाउंड है पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहां का ये की खासियत क्या है, यदि साउथ इंडियन अपना अपना जो स्टेट का आए हैं तो पूरे झुंड बना के पूरे ग्रुप आते थे और मोरल शुरू कर देते आप करना, अरे यार अब तो ऐसा ही है, अब तो सही होने वाला नहीं हो, एक्सेप्ट करो बस। तो वो जो जो हम अपना कुछ कमियां हैं उसको हम अपना एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सबको मैं बोलता हूँ। एक बार हमने अपना एक्सेप्ट कर लिया, बस वो टर्निंग पॉइंट है वहां से। बस फिर वहां से शुरू हो गया जीवन का जो नेक्स्ट पुनर्जन्म का जो कहा। ट्रैकियोस्टोमी मेरा एमएच करके आफ्टर 7 months मैंने ये जो ट्रैकियोस्टोमी हटाया गया, फिर मैं बात करने लगा। तब तक मैं बात नहीं करता था क्योंकि यहाँ से एयर निकलता था तो यहाँ से आवाज नहीं आता था और उठता नहीं था। नहाया मैंने 7 months के बाद। तब तक स्पॉन्ज बात करते थे और बेडशीट पूरे सड़ा हुआ स्मेल आता था जो बेडसोर के, इसलिए कोई नजदीक नहीं आते थे। और डीआई लिस्ट में था, जो डेंजरस लिस्ट कहते हैं। बेड के चारों तरफ कपड़ा लगा के रखते हैं क्योंकि ये कब चले जाएगा पता नहीं, इसलिए वेंटिलेटर ऑक्सीजन यही था। बट एमएच कड़की के बाद फिर धीरे धीरे रिकवर होते गया और आज देखिए सामने। नाइस है। आपने कॉम्बैट भी लड़ा और उसके बाद जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद यू हैव रिकवर्ड, तो जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए टू बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग, तो कैसे आपके अंदर आया? आपको क्यों लगता है कि यू आर एबल टू कोप अप विद ऑल ऑफ दोस डिफिकल्टीज जो आपने फेस की लाइफ में एंड यू आर स्टिल फेसिंग? मुश्किल वक्त कमांडो सक वो है मेरे मंत्र, जैसे आपकी मिलिट्री मंत्र है, मेरे कमांडो मंत्र वही है, मुश्किल वक्त कमांडो सक। हमेशा वो घर के अंदर ही रहता हूँ। Okay. और जब एक बार कमांडो बन गया, एक बार वो कमांडो वो बैच लगा दिया स्पेशल फोर्स का, तो अपनी आप एक मतलब यस अब हम सुपरमैन है, ऐसे हम अपने आप हम अपने खुद को बोलते हैं। क्योंकि हम जो बाकी सबका जो सोच है यहाँ तक, वहां से शुरू होता है हमारा सोच ऊपर। यह एक कमांडो की काबिलियत। Okay. क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का वो जो ट्रेनिंग वही है। गॉट इट सर। सर बहुत सारे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, यूथ है, वो हमें देखने वाले हैं। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल ऑफ देम वेदर दे वांट टू जॉइन द फोर्सेस और कुछ भी अगर वो करना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? बस हार मत मानो। लाइफ में एक ही चीज याद रखो, हार मत मानो। चाहे कोई भी कंडीशन, कितना भी बुरी कंडीशन हो, कुछ भी हो, या कितने बार फेल होने दो, कुछ भी होने दो, हार मत मानो। वापस लड़ते रहो, लड़ते रहो। एक ना एक दिन मंजिल तो हमारे कदमों पे रहेगा, ये पक्का है। उसके लिए एग्जाम्पल मैं ही। यदि मैं हार माना हुआ होता तो, क्योंकि पापा मम्मी का एक ही लड़का हूं मैं, मेरी एक सिस्टर है छोटी, बट और गरीब से गरीब परिवार से आया हूँ। वहां पर पूरे गांव में इस आर्मी में जाने के बाद वहां से स्पेशल लेटर लेके उस गांव में कंप्लीट बिजली लेके आया। इस वजह से मैं हर साल गांव जाता हूँ। जाने के बाद मुझे हर उस एक घर घर से मुझे खाना मिलता है, आओ 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 बोल के इतना प्यार मुझे मिलता है गाँव से। इसलिए मैं हर साल जाता हूँ। इस कंडीशन में एक भी साल ऐसा नहीं है मैं गाँव नहीं गया, हर साल जाता हूँ। और बाकी सबको मुझे यही बताना है, अपना हार मत मानो। उसके बाद आर्मी में आ गया, ब्राह्मण परिवार से आया हुआ इंसान, बोलते हैं ना ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण का जो खाया हुआ चीज में स्टेमिना नहीं रहता है, हमें अंडा खाना चाहिए, वो खाना चाहिए तभी स्टेमिना आता है, गलत। ऐसा नहीं है, प्योर वेजिटेरियन बनने के बाद भी पूरे स्टेमिना रहता है। तो उसके बाद मैंने कमांडो ट्रेनिंग किया था।
और कमांडो में भी अच्छा एक्सेलेंट बन के ही पास हुआ था। वो शायद मेरे जो टीममेट से आप पूछने से, आप टीममेट से जो पूछने से आपको पता चलेगा श्याम कैसा था। और टीम कमांडर के बारे में भी मैं काफी अच्छे से बोल सकता हूँ, चाहे कर्नल सुधीर सर हो, जो मैटेड संतोष सर थे, काफी क्लोज थे वो भी। और यूनिट के हर एक, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे वो कोई भी हो, शाम को तो सब याद करते ही, क्योंकि शाम ऐसे था, प्राउड से मैं बोलता हूँ वो, हाँ मान लीजिए वो मेरा अहंकार है, बट अहंकार लेता हूँ मैं उसके लिए, बट ऊपर वाले ने जल्दी बिठा दिया मुझे। यदि मैं बेटा नहीं होता तो बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ तो विजय या वीरगति होना, तो ये अभी बीच में हो गया, ना विजय ना वीरगति, उसके बीच में अटक गया। तो वही एक मतलब मन में थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर मुझे, भगवान के ऊपर मुझे थोड़ा सा मतलब दुखी हूं मैं, क्यों पहले बिठा दिया मुझे। मतलब हिम्मत था तो हार नहीं माना, इसलिए शादी किया इस कंडीशन में। एक बेटी भी है मेरा, तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ, हार मत मानो। और मेरे वाइफ के बारे में मुझे बताना जरूरी है, मेरा वाइफ भी आर्मी में है, शी इज ए नर्सिंग ऑफिसर, अभी एसोसिएट प्रोफेसर बन के एफएमसी में है, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो हार नहीं माना, इसलिए जीतते जा रहा हूँ। नहीं सर। सर आपने काफी ज्यादा कॉम्बैट किया है, तो सर आपका फेवरेट वेपन क्या था उस टाइम पे, which you used to love? VZ58 ही था मुझे, क्योंकि 21 में VZ58 यूज करते थे। और आजकल जो वो भी मुझे बताना जरूरी है, VZ58 में 50 रुपये जीता था उस टाइम पर, बियर बोतल उड़ा के, क्योंकि शार्प शूटर था मैं। शार्प बीच में चलता था हमारे जो कंपटीशन, उस टाइम पर 50 रुपये भी बहुत महंगा है, एक पैकेट बीन्स मिलता था तो काफी महंगा होता था वो। और बेरेटा, महीने में बेरेटा भी अच्छा यूज करता था, एलएमजी भी अच्छी से यूज करता था, और स्नैपर भी, उसके बाद आरएल यूज करते थे। बट अभी जो इसी फरवरी के जब मैं यूनिट गया था, देखिए 19 साल के बाद अब जब यूनिट गया था, तो हमें पूरे गेस्ट को, जो हम वेटरन्स आए थे वहां पर रेजिंग डे के लिए, हमें काफी अच्छी से, जो कर्नल दुनिया से बात उनका मानना पड़ेगा, क्योंकि सीओ यार मानना पड़ेगा ऐसे सीओ को, उनकी वजह से काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। उस टाइम पर एसएम भी काफी अच्छे थे, एसएम बालू मोरे सर, नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी रिटायर हो गए। और काफी अच्छा एसएम थे, हमें सबको काफी अच्छा हॉस्पिटैलिटी उन्होंने किया। और तब फायरिंग रेंज में, मतलब जो शॉर्ट रेंज में फायरिंग हो रहा था जो गेस्ट के लिए, तो मैं भी व्हीलचेयर लेके उस जगह पे चलना थोड़ा दिक्कत, और गुड़ करके उधर पहुंच गया, तो देख रहा हूँ सब मजा ले रहे हैं। तो जो होता है ना अंदर के जो कमांड, वो वापस फिर पैदा होने लग गया। कोई स्लैदरिंग कर रहे हैं, कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनको पहले रिक्वेस्ट किया, मुझे क्लाइंब करना है व्हीलचेयर के साथ, बांध दो। तो वो तैयार नहीं थे, मैं कहीं गिर गया तो गिरूंगा नहीं, 100% डिसेबल हो गया, अभी कौन सा डिसेबल होगा, बांधो आप। निकल गया, करीब 3 मीटर्स ऊपर चले गया, फिर नीचे उतारा गया, फिर वेपन्स के पास गया, शूटिंग के पास, और देख रहा हूँ वो वेपन को मैं पहली बार देख रहा हूँ, IWI तेवर, वो देख रहा हूँ ये चला पाऊंगा क्या। फिर मैंने रख दिया अपने हाथ में 3 राउंड्स, बाकी सबको 2 राउंड्स मिलता है, मैंने 3 राउंड्स मांगा था, 3 राउंड लिया, तीनों दिया अच्छी तरह से टारगेट पे, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इसकी मतलब कमांडो अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है बोलते हैं ना, वही जान है, अभी भी हाथ में, अभी भी जान है। नहीं सर देखा, मैंने फोटोज देखा है, सुबिन सर ने डाला था, मैंने देखे आपके फोटोज वहाँ पे। जी। नहीं सर हमने काफी सारी बातें की आपसे, कैसा आपका मतलब पूरा लाइफ रहा इन दी पैराशूट रेजिमेंट, लाइफ आफ्टर इट, और किस तरीके से आप अभी भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं विच विल ओनली मोटिवेट लॉट ऑफ पीपल हु विल एवर स्पीक टू यू और हियर योर स्टोरी। तो थैंक्स अ लॉट अगेन सर इस इंटरव्यू पे आने के लिए एंड टेलिंग एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस, एंड थैंक्स अगेन एंड जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you, sir.